हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो कैसी चल रही है पढ़ाई सब लोगों की? बढ़िया। आई नो आप सब लोग यहां तक पहुंच गए हो, चैप्टर नंबर 14 तक, तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स थे, 14 है, 17 है एंड आई थिंक 18 है। कंप्लीट सेकेंड ईयर का सिलेबस एंड इवन फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है। सेकेंड ईयर में ये कुछ 3 चैप्टर बचे हुए थे जो काफी समय से मैं डालने का सोच रहा था बट डाल नहीं पाया था। ठीक है ना, बिजी हो गया था। तो मैं करके आ रहा हूँ, जो मेरी लाइव क्लासेस में लेता हूँ रेगुलर अपने ऐप के ऊपर, जो माइंड नर्चर ऐप है, तो उसकी ही जो क्लासेस में प्रॉपर रेगुलर वे में पढ़ाता हूँ, तो वही क्लासेस को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दे रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चे, एक्चुअली बच्चों के कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सर आपका सही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपके ही पढ़ाने के तरीके से हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो थैंक्स उन सब बच्चों के लिए, आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से यहाँ तक आज हम पहुँच पाए हैं। तो ये क्लासेस जो है रिकॉर्डिंग लाइव क्लास वाली, वही आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दी जा रही है इन 3 चैप्टर्स के लिए। तो इसको पढ़ो, नोट्स भी इसके अवेलेबल रहेंगे, और कोई और प्रॉब्लम आती है तो मुझको बिल्कुल कॉल करें, मैसेज करें, वो सारी समस्याएं आप लोगों की सुनी जाएंगी और दूर की जाएंगी। ओके, हाँ, तो इसके बाद एक चीज और, जैसे सब बच्चों को मैक्सिमम पता ही है कि यस, ऐप हमारा माइंड नर्चर के नाम से ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है ना, जहाँ पे लेक्चर नोट्स अलग से, जो अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा कि अलग तरीके से, मतलब चीज कंटेंट वही है, तरीका थोड़ा सा अलग है। लेक्चर नोट्स, यूट्यूब वाले लेक्चर भी रहते हैं, ये अलग से रहते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गए वाले एग्जाम वाले क्वेश्चंस, उनका क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के तरीके। ठीक है, लाइव क्लासेस तो हो ही रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेस्ट वगैरह, तमाम चीजें आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगी। और कोई प्रॉब्लम आती है ऐप को लेकर के, ऐप की जो फीस है बेटा मात्र 1100 रुपए है पूरे साल के लिए। ठीक है, फॉर कंप्लीट ईयर ओनली 1100 रुपीज है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। और आपका जो सेकंड ईयर का सिलेबस है, इसमें आपको एक और बेनिफिट है, आपको फर्स्ट ईयर का भी कोर्स मिल जाता है। ठीक है, जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो वो कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर कोर्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि सेकंड ईयर वाले बच्चों को एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी साथ में करवाई जा रही है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिल जाता है। ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज पूछनी हो, आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो फिर हम लोग करते हैं आगे का अपना स्टार्ट। ठीक है, ओके, तो लाइव क्लास के बाद मैं ऐड कर दूंगा, इसके साथ ही ऐड हो रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बच्चों को है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट बच्चों को थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज कर जाता है। तो आओ देखते हैं क्या है BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगेन इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, और थोड़ा सा एक बच्चा है फर्स्ट ईयर में, एक्चुअली पहले मैं ऐसे ही करता था, यूट्यूब पे काफ़ी मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि कुछ बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग हिंदी वाले ऐड कर देता था। इसमें भी ऐड कर रहा हूँ, कोई बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है कि साथ में मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जितना मैं समझता हूँ कुछ नए वर्ड आते हैं स्टार्टिंग के, वो ऐड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि BCS सिस्टम है क्या। इसको मोटा मोटा बता दूं मैं, BCS सिस्टम क्या होता है। आप सबको एक आइडिया है, क्या आइडिया है कि कोई भी जब न्यू ड्रग बनती है, ठीक है, वो जो न्यू ड्रग बनती है उसमें कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। साल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। एक नई ड्रग बन के मार्केट में आने, मतलब नया केमिकल आपने ढूंढा कि वो अच्छा काम करता है, साइड इफेक्ट कम है, और उसको मार्केट में आने में कितना टाइम लगता है? 10 से 12 साल। और ये जो 10 से 12 साल है, छोटी सी बात बता रहा हूं यहाँ पर, मैं बात को ध्यान से समझना, ये जो 10 से 12 साल हैं, इसमें वो खरबों रुपए, बिलियंस डॉलर्स खर्च कर चुकी होती है कंपनी, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल नया खोज होकर के मार्केट में आता है। अब बात को समझना, ये जो इसने बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए हैं, इसी वजह से कंपनी, जो हम लोग कहते हैं ना ब्रांडेड है, ब्रांडेड एक्चुअली कुछ नहीं होता, ब्रांडेड और जेनरिक का भी कॉन्सेप्ट यहीं पर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर उसका जिक्र भी कर देता हूँ मैं, और इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी फार्माकोलॉजी जब पढ़ाया था तब भी इसका जिक्र किया था, ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक। तो ये जो 10-12 साल का रिसर्च होकर के खर्चा हुआ, और फिर जो मार्केट में अप्रूव्ड होता है, मेडिसिन ऑफ बिकती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रांडेड।
ठीक है, इस मेडिसिन को 20 साल के लिए पेटेंट मिल जाता है। कितने साल के लिए? 20 ईयर। ये पेटेंट क्यों दिया गया है? ये पेटेंट इसलिए दिया गया है कि भाई जिस कंपनी ने जो खर्चा किया है $1 बिलियन का, वो अपना खर्चा निकाल ले। आप कहानी की थीम को समझो तो आपको ये समझ में आएगा, और सारा कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा इस चैप्टर में, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। ठीक है, तो 20 साल लगे इस कंपनी ने अपना निकाल ले। जैसे ही 20 साल खत्म होते हैं, पेटेंट खत्म हो जाता है, तो अब इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एक केमिकल है, तो वो जो केमिकल है, लेट उस केमिकल को हम ए मान लेते हैं। अब जो ये पेटेंट खत्म हो गया, तो दूसरी कंपनी भी क्या होती है, इस ए को अब खोजना तो है नहीं कि खोजना है, रिसर्च करना है, $1 बिलियन खर्च करने हैं, वो इस ए को लेकर के मेडिसिन बना लेती है। ठीक है ना, और इस मेडिसिन को कहा जाता है जेनरिक, क्योंकि अब इसमें इस वाली ए को लेकर के अब जो दूसरी कंपनी थी, ये कंपनी हम मान लेते हैं 1 थी, ये कंपनी 2 है। इस कंपनी 2 ने इस मॉलिक्यूल को लेकर जो दवा बनाई, उसका कोई भी खर्चा नहीं हुआ। इसी वजह से पेटेंट वाला जो इस मेडिसिन को लेट मान लेते हैं 100 रुपए में बेच रहा था, तो ये जेनरिक वाला इसको 10 रुपए में बेच लेगा आराम से। वो जो बीच का इतना मार्जिन होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि कंपनी वाले का क्या है, खर्चा हुआ है, और कोई वजह नहीं होती है। ठीक है, आगे आते हैं। जेनरिक क्यों किया गया है? ताकि ये मेडिसिन अब इजीली हर कोई बना सके और मार्केट में आराम से अवेलेबल हो सके, और लोगों में वही मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं क्या, जेनरिक। ठीक है, अब इस कंपनी ने जो ये जेनरिक मेडिसिन बनाई है, ठीक है, केमिकल तो यही रहेगा, लेकिन अंदर के जो एक्सीपिएंट्स होते हैं, एडिटिव्स वगैरह होते हैं, डाइल्यूएंट, फिलर, बाइंडिंग एजेंट वगैरह, वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। और उसको लेके जो उसने टैबलेट बनाई है, जो कैप्सूल बनाया है, क्या वो टैबलेट और कैप्सूल उतना ही इफेक्टिव है जितना कि ये था? कैसे पता चलेगा? तो क्या फिर से सारा रिसर्च करना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा? तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस ये जो जेनरिक मेडिसिन हमारी बन रही है, इसके लिए इतना लंबा टाइम ना लगे, क्योंकि ये जो कंपनी है बिल्कुल डिट्टो इसके जैसा नहीं बना सकती है, यानी कि वही सब एक्सीपिएंट वगैरह यूज करके बिल्कुल डिट्टो ऐसा नहीं बनाएगी। केमिकल यही यूज होगा, लेकिन बाकी चीजों में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये जेनरिक मेडिसिन बनाई जा रही है, इसका अप्रूवल जल्दी से हो जाए। कैसे हो जाए? जल्दी से, इतना 10-12 साल का टाइम ना लगे। ठीक है ना, उसके लिए एक सिस्टम है, BCS सिस्टम। इस BCS सिस्टम के तहत मेडिसिन को 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है। ठीक है, और जो भी मेडिसिन इस कैटेगरी 1 में गिरती है, उसको अलग से इतना लंबा चौड़ा, जिसे हम कहते हैं इन वाइवो बायो इक्विवेलेंस। बात को समझना, ये वर्ड थोड़ा सा, इन वाइवो का मतलब होता है जब हम लोग टेस्टिंग एक लिविंग सेल या पेशेंट के अंदर करते हैं, तो इसके लिए लिखूंगा मैं इनसाइड बॉडी। और बायो इक्विवेलेंस मतलब ये उतना बायोलॉजिकली वो मेडिसिन उतनी ही इफेक्टिव है बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर जाकर के, ये जेनरिक वाली ए मतलब जेनरिक मेडिसिन जितने की हमारी पेटेंट वाली थी, तो उसको मैं कहूंगा कि मेरी जेनरिक मेडिसिन बायो इक्विवेलेंस है पेटेंट वाली के, ब्रांडेड वाली के। ठीक है, तो ये जो बायो इक्विवेलेंस के लिए, बायो इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए हमको इन वाइवो स्टडी ना करनी पड़े। इन वाइवो यानी कि पेशेंट के अंदर डाल करके सब कुछ वापस से रिसर्च ना करनी पड़े। इससे बचने के लिए हमने BCS सिस्टम बनाया है। ठीक है, BCS सिस्टम के तहत अगर कोई मेडिसिन इस कैटेगरी में आ जाती है, कैटेगरी नंबर 1 में, तो उसको इस चीज से छूट मिल जाती है कि इतनी लंबी चौड़ी अब रिसर्च नहीं करनी है। बस यही है हमारा BCS सिस्टम। थोड़ा आप डिटेलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बात आपको मोटा मोटा समझ में आ गई होगी। चलिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन BCS सिस्टम, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ क्लासिफिकेशन को लेकर के हमारा हेडिंग है हमारे सिलेबस के अंदर, बट हम उसको थोड़ा सा साइड में पढ़ के लेके चलेंगे, क्योंकि जो MCQ है वो दाएं बाएं से आ रहे हैं। दाएं बाएं मतलब मेन टॉपिक जो हेडिंग दे रखी है उससे हटके आ रहे हैं। तो इट इज अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क, ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का साइंटिफिक ढांचा है पता लगाने का, यूज्ड टू क्लासिफाई ड्रग को क्लासिफाई करने का, और खास करके एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है उसको क्लासिफाई करने का तरीका है। और इसमें जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता, कितनी जल्दी घुलता है वो, एंड
इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आंतों की पारगम्यता, आंतों को कितनी जल्दी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, विलाई में क्रॉस होकर के ब्लड में जाना। तो इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी का मतलब इंटेस्टाइन को क्रॉस करके हमारा ब्लड में पहुंचना, दैट इज द इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी। क्लियर है बातें? तो हम लोग किस चीज के ऊपर बेस्ड है हमारा बीसीएस सिस्टम? तो यहाँ पर इसका सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि हम इसको दवाइयों को जब क्लासिफाई करते हैं, किसी ड्रग को क्लासिफाई करते हैं किसके आधार पर? सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के आधार पर, तो वो बीसीएस सिस्टम कहलाता है वो। चलिए अब थोड़ा सा इसका इतिहास जान ले। बीसीएस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गॉर्डन एमिडन एंड हिज कलीग। तो ये नाम याद रखेंगे, सबसे पहली बार गॉर्डन एमिडन ने दिया था। कब दिया था? 1995 में दिया था। ठीक है। हैज सिंस बीन एडॉप्टेड बाय रेगुलेटरी एजेंसी। तब से जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, यूएस एफडीए है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है, डब्ल्यूएचओ है, वो सब इस जो है सिस्टम को फॉलो करती हैं, अपनाती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि अप्रूवल देती हैं, ठीक है, वो भी इसको फॉलो कर रही हैं। अब है क्या? दिस सिस्टम हेल्प्स स्ट्रीमलाइन। ये वर्ड बहुत बार आता है, कॉमन वर्ड है। स्ट्रीमलाइन का मतलब सुव्यवस्थित करना। किसको? ड्रग डेवलपमेंट को। जो ड्रग का डेवलपमेंट है, खासकर जेनरिक के लिए इस्तेमाल होता है ये, उसको स्ट्रीमलाइन करना, बहुत ज्यादा रिसर्च करना ना पड़े, एक सिंपल हो जाए। ठीक है। एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, और जो अप्रूवल प्रोसेस है, ड्रग को अप्रूव करने की प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसी हो जाए? सुव्यवस्थित हो जाए, यानी कि ड्रग का डेवलपमेंट और उसका जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है वो मेरी इजी हो जाए, थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं कि आप ये भी करो, ये रिसर्च भी करो, वो रिसर्च भी करो, चूहे के अंदर टेस्ट करो, आदमी के अंदर टेस्ट करो, ये सब चीजें नहीं चाहिए। ठीक है। कैसे? बाय प्रेडिक्टिंग। अब देखो यहां पर ध्यान से, प्रेडिक्टिंग का मतलब है भविष्यवाणी। तो हम भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो दवा है हमारी बॉडी में, यानी कि इन वायो मतलब इनसाइड द बॉडी में वैसा ही काम करेगी, सेम परफॉर्मेंस फ्रॉम इन वाइट्रो डाटा। जो हम इन वाइट्रो यानी कि आउटसाइड द बॉडी, हम सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी ग्लास के अंदर टेस्ट करते हैं, अपना जो भी लैब के अंदर टेस्ट करते हैं कि ये दवाई कितनी सॉल्युबल है और कितनी परमेबल है। तो हमने जो आउटसाइड द बॉडी डाटा टेस्टिंग किया है, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर भी सेम वैसा ही काम करेगी जैसे कि ब्रांडेड वाली कर रही थी। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो फटाफट टाइप करो यहां पर। ठीक है। कोई भी डाउट आए तो उम्मीद है बीसीएस सिस्टम समझ में आया होगा। यही बस थोड़ा सा बच्चों को यहां पर ये जो लाइन है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आउटसाइड द बॉडी, इन वाइट्रो, हम यहां पे कह सकते हैं, इसको और सिंपल कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं? इन वाइट्रो स्टडी के बेस पर आधार पर इन वाइवो परफॉर्मेंस को जज करते हैं। इन वाइट्रो स्टडी के बेस पर, ठीक है, यानी कि जो हमने बॉडी के बाहर किया, यानी कि अब हम यहां पर बायो इक्विवेलेंस वाला टेस्टिंग वगैरह, इन वाइवो बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग नहीं करते यहां पर। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब कौन से दो फैक्टर है जो बीसीएस सिस्टम को गवर्न करते हैं? नाम तो हमने यहां पे दे ही दिए हैं, वो दो फैक्टर सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम बीसीएस सिस्टम, कि हमारा बीसीएस सिस्टम किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो क्या क्या आ जाएंगे? सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, आगे आते हैं। अब दो फैक्टर है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो क्या है? द सिस्टम इज बिल्ड ऑन टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कई और भी चीजें होती हैं, बट बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये दो देखी जाती हैं। दैट गवर्न मतलब जो कंट्रोल करती हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। किस रेट से और किस हद तक क्या रफ्तार रहेगी और किस हद तक हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द गट मतलब हमारी आंतों से। पहला है सॉल्युबिलिटी, और ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी में हम क्या देख रहे हैं दवाई की, यानी कि हम क्या करेंगे? एक मेडिसिन लेंगे,
अ मेजर ऑफ हाउ इजीली अ ड्रग डिजोल्व, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी दवा कितना इजीली डिजोल्व हो जाती है इन वाटर टू बिकम अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि वो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो सके, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए अवेलेबल हो सके। अ ड्रग इज कंसीडर्ड, कंसीडर मतलब माना जाता है, एक दवा को माना जाता है हाईली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल माना जाता है इफ द हाईएस्ट डोज, हाईएस्ट डोज मतलब एक कोई मान लो मेडिसिन है 50 mg में भी आ रही है, 200 में भी आ रही है, 500 में भी आ रही है, तो जो हाईएस्ट डोज है 500 mg वाली स्ट्रेंथ डिजोल्व इन 250 ml और लेस वाटर, कम से कम मतलब मैक्सिमम 250 ml पानी लेंगे, क्योंकि दवा खाते हैं तो नॉर्मली हम 1 ग्लास पानी पी लेते हैं और पीना भी चाहिए। उससे क्या होता है पेट में, इसलिए कहा जाता है मेडिसिन को ऐसे कहते हैं खाना खाने के बाद खा लो, तो ठीक है खा लो, अदरवाइज खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वेट कर लो आधे घंटे का, उसमें क्या है जो खाने की परत होती है इजीली तब तक घुल चुकी होती है, और फिर आधे घंटे पौन घंटे बाद फिर कम से कम 250 ml पानी के साथ जब आप दवा खाते हैं तो पेट में पानी भी जाता है, दवा भी जाती है, और दवा बहुत तेजी से घुलती है। यानी जब भी मेडिसिन खाएं तो नो डाउट खाना खाने के तुरंत बाद आप 250 ml पानी पीना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जब भी दवा खाते हैं तो कोशिश करें कि 250 ml पानी पिए, तो बहुत तेजी से दवा हमारी घुलती है। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट मिला यहाँ पर एक। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ डिजोल्व इन 250 ml या उससे कम पानी में अक्रॉस अ पीएच रेंज, अलग अलग पीएच रेंज में, मतलब पानी 250 ml रखेंगे उस पानी का, अच्छा ये जो पानी होता है ना, जिस पानी के अंदर हम दवा डाल करके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये पानी सिम्युलेटिंग द जीआई ट्रैक्ट कंडीशन, सिम्युलेट मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे पेट के अंदर टेम्परेचर है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ±1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, पीएच कोशिश करते हैं, एंजाइम्स वगैरह वो सब कुछ वहां पे उस पानी के अंदर हम ऐड कर देते हैं, और फिर इस दवा को उसके अंदर डालते हैं, और फिर अलग अलग पीएच, क्योंकि हमारे पेट में पीएच क्या होता है वेरी करता है, हमारे इंटेस्टाइन का भी पीएच 6 बेसिक होता है थोड़ा सा, तो 1 पॉइंट से लेके 7.5 अलग अलग पीएच पे उसको डिजोल्व करके चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर ये डिजोल्व हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, और डिजोल्व होने की भी टाइमिंग है, ठीक है, वो क्राइटेरिया अभी हम देखेंगे इसके बाद। तो फिलहाल ये फैक्टर है कि उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, और कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ये नहीं कि 4-5 घंटे पड़ी टैबलेट फिर डिजोल्व हो रही है, ऐसा नहीं, वो कंडीशन में भी हम देखेंगे। तो पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी। दूसरा है हमारे पास परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की क्षमता। ठीक है, अ मेजर ऑफ हाउ वेल, ये मेजरमेंट है, ये माप है, किसका माप है, कितना अच्छा कोई ड्रग पास कर सकता है थ्रू द, यानी पास हो जाएगा इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि इंटेस्टाइन के दीवालों पर क्या है, सेल्स हैं, सेल के अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उनको क्रॉस करता हुआ कितना अच्छा, कितना इजीली हमारा जो दवा है वो ब्लड खून तक पहुंच रही है। ठीक है, अ ड्रग इज कंसीडर्ड हाईली परमिएबल, किसी दवा को हम बहुत ही ज्यादा परमिएबल मानते हैं अगर जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन इज 90% और मोर, अगर इंसान के अंदर वो 90% या उससे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है जो दवा हमने एडमिनिस्टर्ड की है, उसको दी है, यानी कि 100 mg दी है तो कम से कम 90 mg हमारे ब्लड में चली जानी चाहिए। ठीक है, कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं 90%, हम ये वही 100 mg हमने टैबलेट के रूप में दी है, वही 100 mg अगर हम IV दे दें तो उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि IV तो हमारी 100% एब्जॉर्ब होती है, उसके रेफरेंस डोज में ये 90% एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। क्लियर है बातें? कौन से 2 फैक्टर हैं? ठीक है, अगर सिंपल कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन BCS सिस्टम तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फैक्टर लिखेंगे और उसके बाद ये क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन अभी आगे आएगा, ये दे दिया मैंने, उतने देने पर भी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन कई बार अलग से पूछा जाता है, तो वो आप इसमें साथ में दे या ना दे, अलग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट नोट आता है तो क्या किया, डिफाइन किया, फैक्टर बताया, पर्पस देख लेते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द सिस्टम वॉज एड मतलब हेल्प, मेन पर्पस ही इसका यही था कि हेल्प हो सके इन द रेगुलेशन ऑफ, किस चीज के रेगुलेशन में, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अगर कोई मेडिसिन अप्रूव्ड हो गई है उसके बाद हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मान लो हम उसके अंदर कोई बाइंडर चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा डायल्यूएंट चेंज करना चाहते हैं, हमें सस्ता पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, ठीक है, तो भाई जब उसको हमने चेंज किया है तो क्या वो उतना ही कॉम्पिटेबल है, यानी कि उतना ही इफेक्टिव रहेगा पहले की तरह? क्योंकि हम जो भी एक्सीपिएंट ऐड करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सीपिएंट दवा की इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है। ये चीज अब इसको देखने के लिए फिर क्या वापस पूरी रिसर्च करें? नहीं,
तो इसी चीज से बचने के लिए, ठीक है, जो पोस्ट अप्रूवल चेंजेस होती है, इवन कई बार पेटेंट वाले कंपनी भी करती है, बट मेनली जो जेनरिक होती है उसके लिए होता है ये। तो जेनरिक वाले केस में एक्सीपेंट अलग हो जाते हैं, ठीक है। पोस्ट अप्रूवल चेंजेस एंड जेनरिक प्रोवाइडिंग अप्रूवल बेस्ड सोलली, जो कि इन दोनों के केस में जो पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हुए हैं जेनरिक है, इन दोनों के केस में अप्रूवल प्रोवाइड करवाना जो कि बेस होता है सोलली सिर्फ और सिर्फ ऑन इन वाइट्रो डाटा के आधार पर, केवल इन वाइट्रो डाटा। हमने लैब में ग्लास के अंदर ये सब चीजें करके सॉल्युबिलिटी प्रोबेबिलिटी चेक करी और हो गया, ठीक है। यानी कि यहां पर एक तो क्या हो गया, इन वाइट्रो डाटा, वेविंग बायोइक्विवेलेंस स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। वेविंग का मतलब, वेव मतलब छूट। कई बार आपने वर्ड सुना होगा कि भैया क्या हो गया है, वेव ऑफ कर दिया है, छूट दे दी गई उसकी। तो यहाँ पे वेविंग वर्ड का मतलब है छूट मिलना, या है ना, छूट मिलना, तो उससे अब वो काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन इन वाइट्रो डाटा वेविंग बायोइक्विवेलेंस स्टडी, यानी कि जो इन वाइवो स्टडी है वो हमको नहीं करनी पड़ेगी, और ये स्टडी ही बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, टाइम लगता है, ठीक है। व्हेन एप्रोप्रिएट, जब सब कुछ चीजें ओके है तो हमको वेव ऑफ कर देना बायोइक्विवेलेंस स्टडी को, यही चीज इसका मेन पर्पस था। इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका अगेन एक एमसीक्यू बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंटली आपको मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना है, क्या ये हर तरह की डोजेस फॉर्म क्या होती है, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, क्या ये हर तरह के डोज फॉर्म पे एप्लीकेबल है? तो आंसर है नहीं। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर ओरली डोज्ड, ज्यादातर दवाइयां हम ओरली खाते हैं। द सिस्टम वॉज डिजाइंड अराउंड ओरल ड्रग्स, ओरल ड्रग डिलीवरी, ठीक है ना। स्पेशली ओरल ड्रग डिलीवरी के अंदर यहां पर स्पेशली क्या रहेगा, टैबलेट एंड कैप्सूल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बीसीएस सिस्टम है वो भी, इसमें भी हम जो इमीडिएट रिलीज हो जाता है, याद है इमीडिएट रिलीज, जो नॉर्मल टैबलेट है खाते ही पूरी घुल जाती है, और एक होती है मॉडिफाइड टैबलेट। तो मॉडिफाइड टैबलेट पे ये लागू नहीं होगा, ध्यान रखना, सब आने वाला, अभी आगे समझते हैं बात को, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या हो गया, हमको वेव करना है बायोइक्विवेलेंस स्टडी को जहां पे जरूरत नहीं है। तो इसी के आधार पर, सॉल्युबिलिटी प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम लोगों ने बीसीएस सिस्टम ने 4 कैटेगरी में दवाइयों को तोड़ दिया है। हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, यानी कि इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, HS HP। फिर एक में लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, LS HP, ठीक है। फिर हाई सॉल्युबिलिटी, HS LP कर दोगे, फिर लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी, ठीक है। याद रखने का तरीका याद रहेगा, तो ध्यान रखना इस तरफ HS रखना, मतलब आगे पीछे मत कर देना, आगे पहले S कर देना, क्योंकि LS और HB, ठीक है। वैसे कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कर लो, HP, 2 HP हो गए, एक HP के साथ एक HS आ जाएगा, एक LS आ जाएगा। फिर लो और लो, इसके साथ एक हाई आ जाएगा, क्या आ गया, हाँ एक हाई आ गया और एक लो आ गया, ऐसे याद कर लो। याद करने का तरीका है हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी। आओ देखते हैं फटाफट, समझो। क्लास 1 सॉल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, तो इससे क्या, इसकी ऐसी जो मेडिसिन होंगी, यानी कि इस टाइप की, मतलब कि हमने लैब में रिसर्च करी, ये क्या है क्लास 1 BC, हम लोगों ने क्या किया, इन वाइट्रो स्टडी करी। इन वाइट्रो स्टडी का मतलब लैब में बीकर लेकर के अपना ग्लास पानी में डाल के स्टडी किया। तो हमने क्या देखा, एक मेडिसिन है क्लास 1, जो भी मेडिसिन हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली परमेबल होती है, उसको हम लोग क्लास 1 में डाल देते हैं। उसकी क्या खासियत होगी, उसकी खासियत क्या होगी, ऐसी मेडिसिन वेल एब्जॉर्ब होती है हमारे स्टमक से। दीज ड्रग्स आर इजीली डिजॉल्व, ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है आराम से, और एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में। देयर एब्जॉर्प्शन रेट इज यूजुअली वेरी फास्ट, उनका एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने का जो रेट है वो भी बहुत फास्ट होता है, और प्रेडिक्टेबल है। हम पता लगा सकते हैं कि इतने टाइम में ये यहाँ ब्लड में पहुंच जाएगी और ये सब चीजें होंगी। जैसे कि मेटफॉर्मिन है, प्रोप्रानोलोल है, डिल्टियाज़ेम है, ये मेडिसिन इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, कुछ दवाइयां ऐसी थी जिसकी सॉल्युबिलिटी काफी लो है बट परमेबिलिटी काफी हाई थी। इनके साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो ये ध्यान रखना बेटा,
जैसे मान लो बोलेगा कि एक कोई मेडिसिन है जिसकी हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी है, तो क्या वो मेडिसिन वेल एब्जॉर्ब होगी, क्या उसका डिसोल्यूशन लिमिट होगा, क्या परमेबिलिटी लिमिटेड होगा, या पुअरली एब्जॉर्ब होगी। इस तरह से 4 ऑप्शन बन के आ जाएगा। या फिर ऐसा आ जाएगा अ वेल एब्जॉर्ब्ड ड्रग अकॉर्डिंग BCS सिस्टम इज हाई सॉल्युबल हाई परमेबल। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां से आपका MCQ बन रहा है अच्छा खासा। फिर बता रहा हूं बेटा, मैं जो पढ़ाते वक्त मैं बता देता हूं कि ये MCQ है यहाँ पर, तो उस पर फोकस स्पेशली करना है, ठीक है ना। क्लियर है बातें। चलिए, तो जो ऐसी मेडिसिन होंगी वो डिसोल्यूशन लिमिटेड, उनका डिसोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, यानी कि परमिएशन इज गुड, उनकी परमेबिलिटी अच्छी है, लेकिन जब डिसॉल्व होने में ही टाइम ले रही है, डिसोल्यूशन होने में तो दिक्कत है। बट डिसोल्यूशन इज स्लो एंड इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रही है वो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लास फॉर न्यू केमिकल एंटिटी। ये ज्यादातर जो न्यू केमिकल एंटिटी होती है वो इसी कैटेगरी में आगे गिरती है। इंप्रूविंग सॉल्युबिलिटी इज द मेन चैलेंज। किस तरीके से हम अगर इनकी किसी तरीके से सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर लें तो ये खटाक से हमारी इस कैटेगरी में आ जाएंगी और इनका अप्रूवल इजीली हो जाएगा, जैसे नेप्रोक्सेन, कार्बाजिपिन और फिनाइटोइन। और अगेन बेटा मैं एक बात बोलता हूँ, जहां तक हो सके अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का शौक रखते हो तो एक एग्जाम्पल पक्का याद करें हर किसी चीज का, ठीक है। फिर क्लास 3 है, यहाँ पर क्या है, ऐसी ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई है और परमेबिलिटी हाई है। कहां पर, लैब में कर रहे हैं हम ये काम, किसी इंसान के शरीर के अंदर नहीं, लैब में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी परमेबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि परमेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, या हम कह सकते हैं पुअर परमेबल होता है। ये अच्छे से डिसॉल्व तो हो जा रहे हैं बट हैव ट्रबल इन क्रॉसिंग द गट मेम्ब्रेन। जो गट के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करने में दिक्कत आती है। देयर एब्जॉर्प्शन इज हाईली वेरिएबल, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो हाईली वेरिएबल, बहुत ही ज्यादा अप डाउन रहता है, क्लियर नहीं होता है। इसमें कौन आ गया, मेटफॉर्मिन, सिमेटाडीन और एसाइक्लोवीर, ठीक है। नाउ क्लास 4, इसमें दोनों चीजें लो हैं, पुअरली एब्जॉर्ब होगा। दिस ड्रग्स हैव सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद बोथ डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों के साथ चैलेंजेस है। तो इन दवाइयों को हम अंदर कुछ चेंजेस ला करके हम कोशिश करते हैं कि ऊपर ये शिफ्ट कर जाए, ऊपर किसी क्लास के अंदर। दे आर ऑफन पुअर कैंडिडेट फॉर ओरल डिलीवरी एंड मे रिक्वायर अल्टरनेटिव मेथड। तो ये जो क्लास होती है ये ओरली अच्छी डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, लाइट चली गई थी, ठीक है, तो आ गई है अब लाइट। तो मैं बता रहा था ये लास्ट क्लास है हमारे पास, जिसकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों ही लो होती हैं। तो ये ऐसी जो मेडिसिन होती हैं ये ओरल डिलीवरी के लिए बहुत बेकार है, क्योंकि जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी प्रॉपर तो क्या होगा, फिर तो इफेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उनको ज़्यादातर हम लोग इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्सोल है, क्लोरथायाजाइड है और फिरोस्माइड है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बना कि बताओ BCS सिस्टम के हिसाब से किस कैटेगरी या किस क्लास की दवा है जिसको ओरल डिलीवरी के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं या जिसको हम इंजेक्शन में यूज करते हैं। तो क्लास 4 आ गया, क्यों, इसका पुअर सॉल्युबिलिटी है और पुअर एब्जॉर्बिलिटी है, ठीक है। जब ये डायरेक्ट ब्लड में जाएगी तो भाई घुली जाएगी ना फिर, लेकिन पेट से एब्जॉर्ब होने में इसे दिक्कत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। नाउ इंपॉर्टेंस और की एप्लीकेशन ऑफ BCS सिस्टम, भाई क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। वैसे हम इंपॉर्टेंस देख चुके हैं इसकी कि हमको बायो इक्विवेलेंस स्टडी करने में छूट मिल जाती है, लेकिन अगर आपका से क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का है कि BCS सिस्टम के ऊपर आप शॉर्ट नोट डालिए, तो उस केस में डेफिनेशन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा और इसकी इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन आ जाएगी। सिंपल रखना है। तो इसमें क्या है कि यहाँ बताओगे कि ड्रग के डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन में, यानी कि शुरुआती दौर पे ही हम टेस्ट कर लेंगे और जो दवा हमारी क्लास 1 में आएगी हम समझ जाएंगे भाई ये तो क्या है, इजीली फॉर्मुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। जो क्लास 2 में आ रही है रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज, यहाँ पर हमें कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोनाइजेशन है या सॉलिड डिस्पर्जन है, ठीक है, कैटेगरीज आती हैं। लिपिड बेस्ड सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, तो जिससे कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सके और डिसोल्यूशन रेट बढ़ा सके। यानी कि यहाँ पर हमको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्लास 2 की कैटेगरी समझ में आएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, जिससे कि उसका डिसोल्यूशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इसको इंक्रीज कर सके। जो क्लास 3rd और 4th में है, प्रेजेंट मेजर फॉर्मुलेशन चैलेंजेस। अगर हम लोग टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद लैब में वो देखा कि 3rd या 4th कैटेगरी में आ रही है, तो हम समझ जाते हैं भाई इसमें हमको दिक्कत ज़्यादा है, इसके अंदर चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि
और दिक्कत और एक ज्यादा है भाई, फोर्थ वाला तो ऐसा है कि वो ओरल प्रोडक्ट के लाइक वायबल भी नहीं है, यानी कि उसको तो ओरल प्रोडक्ट की तरह हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, इवन थर्ड को भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड कैटेगरी के अंदर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको बड़ा सिंपल चीज मिल जाती है कि कौन सी दवा को हम इजीली ओरली यूज करेंगे और कौन सी दवा को इजीली हम ओरली यूज नहीं कर सकते हैं, वो इजीली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन में हमको आसानी मिल गई। दूसरा, रेगुलेटरी साइंस एंड बायोवेवर्स की छूट किसको देनी है। तो बायोवेवर्स आर रेगुलेटरी प्रोविजंस। तो बायोवेवर क्या होता है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स और वेव, छूट मिलना। ठीक है, कोई वो चीज लिविंग सिस्टम के अंदर जा रही है। रेगुलेटरी प्रोविजंस होते हैं, प्रावधान होते हैं कुछ, दैट अलाउ फॉर द वेवर ऑफ, जो अलाउ करती हैं छूट देने के लिए इन वाइवो बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडी। ये पूरा एक वर्ड याद रखेंगे, इन वाइवो, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इन वाइवो बायो अवेलेबिलिटी यानी कि आप पेशेंट के अंदर स्टार्टिंग में जब रिसर्च होती है तब कैसे चेक करते हैं, टैबलेट खिलाते हैं, फिर हर एक घंटे पर ब्लड का सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं कि ब्लड में कितनी मेडिसिन आ गई है। ठीक है, तो और बायो इक्विवेलेंस स्टडी, क्या वो उतनी ही इफेक्टिव है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, पूरा डिजीज का ट्रीट करेंगे, फिर चेक करेंगे। तो ये बायो इक्विवेलेंस स्टडी हो गई। ये सारी स्टडी हमको नहीं करनी पड़ती है, उसकी छूट मिल जाती है। टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। अब जेनेरिक का मतलब भी आपको पता है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बीसीएस सिस्टम का। उसका मेन पर्पस क्या है, छूट मिलना इन वाइवो स्टडीज में। ठीक है, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू एफडीए एंड अदर एजेंसीज फॉर बीसीएस क्लास 1 ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी आपका एमसीक्यू पर्पस है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 1 की ड्रग है एंड इन सम केसेस क्लास 3, ध्यान रखेंगे 2 भी नहीं, क्लास 1 तो 100%, और जो क्लास 3 है उसमें कुछ केसेस में, सभी केसेस में नहीं। इफ अ जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट रैपिड एंड सिमिलर डिसोल्यूशन। ठीक है, अगर कोई ड्रग हमारी क्लास 1 में आ गई है और कुछ ड्रग्स जो क्लास 3 की हैं वो अगर ये दिखा देती है क्या, रैपिड, बहुत तेजी से, सिमिलर डिसोल्यूशन टू द रेफरेंस ब्रांड नेम ड्रग, जो ब्रांड ड्रग है उसी के हिसाब से वो तुरंत रैपिड और सिमिलर डिसोल्यूशन दिखा देती है, इट कैन बी ग्रांटेड अ बायोवेवर। ग्रांट मतलब मिल जाना है, उसे बायोवेवर मिल जाता है कि अब आपको इन वाइवो स्टडी करने की जरूरत नहीं है। दिस सिग्निफिकेंटली स्पीड अप, इससे क्या होता है, तुरंत महीने भर के अंदर ही हमको मिल जाता है अप्रूवल, तुरंत स्पीड अप हो जाती है क्या अप्रूवल प्रोसेस, हमारी अप्रूवल प्रोसेस ही स्पीड अप होगी। कहाँ 10 साल में अप्रूव होती थी ड्रग, तुरंत महीने भर में, साल भर के अंदर हो गई फॉर जेनेरिक मेडिसिन, मेकिंग देम चीपर एंड मोर एसेसिबल। इससे वो काफी सस्ती हो जाती हैं और एसेसिबल हो गई, अब हर दूसरी कंपनी बना रही है तो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है एक्चुअली, किसका, बीसीएस सिस्टम का। फिर तीसरा एक और काम भी आता है, प्रेडिक्टिंग ड्रग एंड फूड ड्रग इंटरेक्शन। ये भी यहां से पता चल जाता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ए ड्रग्स बीसीएस क्लास हेल्प प्रेडिक्ट हाउ इट माई इंटरेक्ट विद द सब्सटेंस। जब हम बीसीएस की क्लास समझ लेते हैं कि ये ड्रग हमारी इस क्लास में है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूसरे के साथ किस तरीके से, खाने के साथ या किसी दवा के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ हाई फैट मील कैन ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सोल्यूबल क्लास 2 ड्रग। क्लास 2 ड्रग्स कैसी हैं, सोल्यूबल नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम उसके बाद हाई फैट मील खाते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है ना, तो अगर हमको पता है कि क्लास 2 की ड्रग्स है, और तो कई बार आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर कहता भी है कि चिकना चीज खा लो, थोड़ा सा फैटी चीज खानी चाहिए, मक्खन है, इस टाइप से घी में रोटी लगा लो, तो उससे क्या उसकी एब्जॉर्बिलिटी इंक्रीज कर जाती है बाय एनहांसिंग इट्स सॉल्युबिलिटी इन द गट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है कि हम इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है बीसीएस सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, टाइप कर दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल बता रहा हूं बेटा, और फिर एक चीज, कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया है तो आप अपनी और सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, जो बेसिक हमेशा बोलता आया हूं कि लकीर का फकीर नहीं बनना है, ये नहीं कि वही लाइन टू लाइन बैठ के रटे चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर उसको अपने वर्ड में लिखो, ठीक है ना, मेन वर्ड पकड़ लो केवल। ठीक है, जैसे बायोवेवर एक वर्ड पकड़ लिया, ये तो लिखना ही पड़ेगा। छूट मिलने को आप खुद की लैंग्वेज बनाओगे
तो कैसे लिखोगे कि ड्रग्स बिकम, फिर छूट के लिए एक वर्ड आता है एग्जेम्प्टेड, ठीक है ना, या ड्रग शुड नॉट गो थ्रू द रिसर्च प्रोसेस, इस तरीके से लिखोगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और ये वर्ड जो है हमारा सॉलिड वर्ड है, तो कुछ वर्ड को पकड़ लो, जिन लोगों की थोड़ी इंग्लिश वीक है वो कॉमन वर्ड पकड़ लो, फिर लिखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, डिफाइन बायोवेवर एंड क्राइटेरिया फॉर बायोवेवर। भाई बायोवेवर का मतलब क्या है, इसको डिफाइन तो कर दो। ठीक है, हम कह रहे हैं छूट मिल जा रही है, ठीक है छूट मिल रही है, कैसे इसको बताएंगे हम लोग, और क्या क्राइटेरिया है, क्या केवल वही क्राइटेरिया कि क्लास 1 में आ जाए, नहीं, क्लास 1 में आने के साथ साथ कुछ और भी क्राइटेरिया है। और देखिए एकदम से छूट नहीं मिलती है, थोड़ी सी चीजें और भी हैं, ठीक, तो थोड़े बहुत पेच तो रहते ही हैं कहीं ना कहीं। अब बायोवेवर इज द रेगुलेटरी अप्रूवल। बायोवेवर का मतलब क्या है, ये एक रेगुलेटरी अप्रूवल है, ठीक है, दैट अलाउज द वेवर ऑफ इन वाइवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी, जो कि अलाउ करती है कि आपको इन वाइवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फॉर सर्टन ड्रग्स प्रोडक्ट, कुछ खास दवाइयों के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल्स क्लासिफिकेशन। अगर हम BCS क्लासिफिकेशन को देखें, क्योंकि 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है, बायोवेवर आर ग्रांटेड फॉर द ड्रग दैट मीट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। बायोवेवर किसको मिला हुआ है, या तो हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग BCS सिस्टम बायोवेवर इज ग्रांटेड टू क्लास 1, या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो बायोवेवर मिला हुआ है हमको, वो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि बेस्ड होते हैं सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसके आधार पर दिया जाता है, एज वेल एज देयर डिसोल्यूशन बिहेवियर। ये एक बात छुपी हुई है यहाँ पर, इन दोनों के साथ साथ डिसोल्यूशन बिहेवियर भी देखा जाता है अक्सर, ठीक है ना, अक्सर क्या साथ में चेक ही करते हैं, बट ये दोनों मेन है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे, ये भी आगे आएगा, तो डिसोल्यूशन बिहेवियर भी चेक किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है भैया, क्या, बिलोंग्स टू BCS क्लास 1, क्लास 1 में आना चाहिए, यानी कि हाई सॉल्युबल हाई परमेबल होना चाहिए, और इन सम केसेस BCS क्लास 3, कुछ केसेस के लिए BCS क्लास 3 की दवाइयों को भी छूट मिलती है, यानी कि हाई सॉल्युबल और लो परमेबल कुछ के लिए। ठीक है, डोसेज फॉर्म की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, ये भी आपका MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी डोसेज फॉर्म, इमीडिएट रिलीज फार्मास्यूटिक्स, याद आ रही है डोसेज फॉर्म हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, इमीडिएट रिलीज, जो तुरंत जाके तुरंत घुल जाएगी, सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म यानी टैबलेट और कैप्सूल, इसके लिए ही BCS सिस्टम काम करेगा। नॉट फॉर मॉडिफाइड रिलीज और कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन, जो मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट या कैप्सूल्स होते थे उन पे ये वर्क नहीं करेगा। उम्मीद है मॉडिफाइड का मतलब समझ रहे होगे, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन रिलीज, उस पर ये काम नहीं करेगा, इसीलिए यहां से बड़ा अच्छा MCQ बनता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया देख ही रहे हम लोग, हाईएस्ट सिंगल डोज स्ट्रेंथ इज सॉल्युबल होनी चाहिए किसके अंदर, 250 ml पानी के अंदर, ये तो शुरुआत में पढ़ा था, 250 ml पानी के अंदर उसे सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, ऑफ एक्वस मीडियम ओवर ए pH रेंज 1.2, 6.8 और 7.5 डिपेंडिंग ऑन गाइडलाइन, जैसी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम pH सेट कर लेंगे, और टेम्परेचर 37 डिग्री बॉडी का रखेंगे, ±1 हो सकता है। ठीक है, परमेबिलिटी का टेस्ट देख लेंगे, फॉर क्लास 1 ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड मोर देन 85 से 90%, ठीक है, ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज, जो डोज दी गई है उससे में कम से कम 85 से 90% के बीच से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और मास बैलेंस स्टडी, ये हम कैसे जज करते हैं, इसको पता लगाने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और मास बैलेंस स्टडीज, 2 प्रकार के टेस्टिंग है, या यूं कह लो कि जो इन वाइट्रो स्टडी है वो 2 टाइप की है, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कैसे करते हैं, बट इनके आधार पर ये चीज हम इन 2 चीजों के आधार पर चेक करते हैं। देन डिसोल्यूशन क्राइटेरिया मैंने कहा था, ये भी आता है, द ड्रग प्रोडक्ट शुड शो वेरी रैपिड डिसोल्यूशन, यानी कि मोर देन 85% ऑफ द लेबल्ड अमाउंट डिसॉल्व विद इन 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के अंदर मोर देन 85% जो हमारी दवा है वो डिसॉल्व होनी चाहिए। pH हमारा बदल बदल के हम करते रहते हैं टेस्टिंग, 1.2 पे, 4.5 पे, 6.8 पे, क्योंकि ये 1.2 हमारे पेट का रहता है, 6.8 हमारे इंटेस्टाइन का रहता है, बाद के बीच में वेरी करेगा, और हम बफर का यूज करते हैं ताकि हमारा pH में चेंजेस ना आए। और एपरेटस कौन से होते हैं,
यूएसपी अपरेटस जिसको बास्केट अपरेटस होता है, और एक पैडल अपरेटस होता है, पैडल मार के पानी को चलाते हैं। ठीक है, तो अगेन ये तरीके हैं, किस तरीके से हम ये पता लगाएंगे, तो तरीके का नाम लिख दिया है, उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक्सिपिएंट्स क्राइटेरिया, एक्सिपिएंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है कि क्या होना चाहिए, तो एक्सिपिएंट्स यूज शुड नॉट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब पता चला हमने जो हमारा एपीआई है वो तो अपना क्राइटेरिया सेट कर रहा है, बट एक्सिपिएंट डालते ही उसने ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर दिया, तो मामला गड़बड़ है। तो एक्सिपिएंट जो भी हम यूज करेंगे जेनरिक के लिए या कभी कोई चेंज करते हैं तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट ना डाले। ठीक है, नो एक्सिपिएंट्स दैट ऑल्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कैसे हो सकता है ये, ऐसा ना हो कि पेट में जाके एक्सिपिएंट घुल जाए और हमारे इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, मोशन करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर असर डाले, या परमेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट डाल दे। ठीक है, तो फिर हमारी दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है वो बिगड़ जाएगा। ओके, ठीक। थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है, द ड्रग मस्ट बी सेफ एंड है वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स समझते हो ना, थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, फिर से बता दूं अगर भूल गए हो तो, फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्या होता है, नैरो रेंज, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो 100 mg और 150 mg, 100 से नीचे खाएंगे तो दिक्कत है, 150 से ऊपर खा लेंगे तो पॉइजनस हो जाएगी। मतलब बहुत ही छोटी रेंज पर ही ये काम करती हैं दवाइयाँ। तो ऐसी जब छोटी रेंज में काम करती है उससे हम कहते हैं नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। और अगर मान लो 100 mg खिला दो चाहे 500 खिला दो तो ये बड़ी रेंज हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स हो गया। ओके, तो अगर वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो अलाउ करेंगे, लेकिन बायोवेवर आर टिपिकली नॉट ग्रांटेड फॉर ड्रग्स विद अ नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। जिसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, अगेन आपका एमसीक्यू आ गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके एमसीक्यू के यहाँ पे अच्छे वाले, जहां पर ठीक है जिसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, यानी कि वेयर स्मॉल डिफरेंस इन बायोअवेलेबिलिटी कुड लीड टू सिग्निफिकेंट क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जाम्पल आ गया डिजॉक्सिन और वारफेरिन का जो केस है, तो इस केस में हम लोग नहीं करते। यानी कि डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी, ये तो 3 मेन क्राइटेरिया हैं ही, बल्कि ये 2 जो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा बायोवेव डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, चलिए ये बीसीएस सिस्टम हमारा खत्म होता है। इसके बाद हमारा रिसर्च वाला, क्लिनिकल ट्रायल्स वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। वो लेंदी होगा थोड़ा सा, तो हो सकता है उसके लिए क्लास लंबी चले। ये टॉपिक अलग था बिल्कुल, तो इसकी क्लास अलग कर दी है, उसकी क्लास अलग कर देंगे। और करना क्या है, तो हमेशा बोलता हूँ इसको पढ़ो, तुरंत के तुरंत से रिवाइज कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत या डाउट आता है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके ओके, तो क्या करो, पढ़ाई करो और इसको रिवाइज करो। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट।